ओके विद्यार्थी मित्रों, इसके अगले लेक्चर यानी अगले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 2 11वीं कक्षा इकोनॉमिक्स हिंदी माध्यम चैप्टर नंबर 2 में मूलभूत ख्याल और संकल्पनाएं को चालू किया था, जिसमें हमने यहाँ तक खत्म किया है संपत्ति के प्रकार तक। अब हम आगे देखेंगे कल्याण किसे कहते हैं। कल्याण का मतलब होता है, यहाँ पे लिखा है कि कल्याण का अर्थ अच्छी स्थिति, परिस्थिति में सुधार या निजी जीवन की गुणवत्ता में सुधार। एक व्यक्ति जो गरीब या मध्यम वर्ग का है, उसका जीवन जीने का जो तरीका है वो और अच्छा और बेहतर हो जाए। या गरीब व्यक्ति है जिसके बच्चों को पढ़ाई, शिक्षा, पानी की सुविधा, गटर की सुविधा, तबीबी सुविधा यानी मेडिकल की सुविधा, ये सभी चीज़, रहने के लिए घर, काम करने के लिए जगह, बराबर खाने के लिए 2 वक्त की अच्छे से रोटी, ये सभी चीज़ें उसको पूर्णतः रूप से अगर मिल जाए तो हम उसे कल्याण कहते हैं। और कल्याण की स्थिति कैसी होनी चाहिए? वो थोड़े समय के लिए नहीं होनी चाहिए, कल्याण की स्थिति लंबे समय तक होनी चाहिए और उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होनी चाहिए, यानी जीवन में आगे प्रगति होती रहनी चाहिए। बराबर जो व्यक्ति के पास एक छोटा सा मकान हो, 1-2 साल, 5 साल, 10 साल में वो बड़ा मकान ले, गाड़ी ले, बाइक्स ले, या सरकार के द्वारा उसको अत्याधुनिक सुविधाएं दी जाए, तो उसे हम लोग कल्याण के रूप में मानेंगे। अच्छी स्थिति, परिस्थिति में सुधार, जीवन दोनों की गुणवत्ता में सुधार। तो कल्याण के बारे में किताब में हम अच्छे से पढ़ेंगे। किताब में हमें क्या दिया हुआ है, तो कल्याण, बराबर कल्याण का अर्थ परिस्थिति में सुधार, आर्थिक रूप से कहे तो भौतिक जीवन स्तर में सुधार या स्वस्थ आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। आध्यात्मिकता से लेकर अर्थशास्त्र तक का कल्याण शब्द का उपयोग किया जाता है। मनुष्य जीवन के तमाम क्षेत्र में कल्याण ही ऐसे अपेक्षा रखता है, अर्थात अधिक अच्छी स्थिति की इच्छा रखता है। अच्छी स्थिति केवल अल्प समय के लिए नहीं बल्कि आजीवन रहे ऐसी इच्छा रखता है, तो उसे कल्याण कहा जाता है। अर्थशास्त्र में कल्याण के 2 तरह से समझा जा सकता है, व्यक्तिगत कल्याण और सामूहिक कल्याण। जब हम कल्याण की बात करें तो हमें सामूहिक कल्याण का ही विचार करना चाहिए। इसीलिए तो हम आर्थिक वृद्धि को अपेक्षा आर्थिक विकास के साथ अधिक संबंधित रखते हैं, बल्कि कल्याण का ज़्यादा आधार आय वृद्धि की अपेक्षा आय के योग्य बंटवारे पर रहा होता है। कल्याण 2 प्रकार का होता है, व्यक्तिगत कल्याण और सामाजिक कल्याण। व्यक्ति की आय बढ़ती रहे तो उसे व्यक्तिगत कल्याण करते हैं, और पूरे देश की राष्ट्रीय आय बढ़े तो उसे आर्थिक वृद्धि कहते हैं। पर ये आर्थिक वृद्धि की जगह वो आर्थिक विकास में अगर परिवर्तित हो पाए तो हम उसे सामाजिक कल्याण कहेंगे। और उसमें भी क्या बोला कि पूरे देश की आय जो है ना, उसका सभी लोगों के बीच समान रूप से बंटवारा होना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि भारत में क्या होता है, धनिक अधिक धनिक हो रहा है और गरीब अधिक गरीब हो रहा है। उसका कारण ये है कि आवक की असमान वितरण। राष्ट्रीय आय हमारे देश की अधिक है, पर राष्ट्रीय आय का बहुत बड़ा ज़्यादा हिस्सा धनिक लोगों के पास जाता है, जबकि आय का बहुत कम हिस्सा मध्यम वर्ग या गरीबों के पास जाता है। तो ये जो असमान वितरण है उसको हटाकर अगर सभी लोगों को एक समान आय के रूप में बांटा जाए तो उससे हम लोग सामाजिक कल्याण कह सकते हैं। उत्पादन के साधन के बारे में अब पढ़ेंगे हम लोग कि भाई उससे पहले संपत्ति और कल्याण के बीच का संबंध। सामान्य रूप से ऐसा माना जाता है कि सामान्य रूप से व्यक्ति संपत्ति में बढ़ोतरी हो तो उसका कल्याण में भी बढ़ोतरी होती है। देश की संपत्ति में बढ़ोतरी हो, देश के लोगों का कल्याण में बढ़ोतरी होती है। किंतु जो विषय में व्यक्ति के लिए सही है वो देश के लिए सही न भी हो सके। ऊपर दर्शाए अनुसार कल्याण का संबंध आय के बंटवारे के साथ है। देश की संपत्ति में बढ़ोतरी हो लेकिन देश के थोड़े लोगों के बीच केंद्रित हो तो उसे संपूर्ण देश का कल्याण नहीं बढ़ता है। कल्याण को बचा के सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य के साथ जोड़ा जाए तो संपत्ति और कल्याण का सीधा माप नहीं जा सकता, क्योंकि अर्थशास्त्र में नैतिक मूल्यों को कोई स्थान नहीं दिया है। इसके बावजूद केवल भौतिक कल्याण की बातें ही देश के आय को बढ़ोतरी होने के साथ साथ ही बंटवारे
में भी सुधार हो तो कल्याण सामाजिक कल्याण में बढ़ोतरी हो रही है, ऐसा कहा जा सकता है। उसके बाद हम देखेंगे उत्पादन के साधन। जीवन में मनुष्य को, कंपनी को या देश को आगे बढ़ना है या प्रगति करनी है तो उत्पादन के लिए 4 साधन हैं: जमीन, श्रम, पूंजी और नियोजन। अब विद्यार्थी हम सभी के अर्थ लक्षण और अर्थ लक्षण के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें हम सबसे पहले देखें कि उत्पादन के मुख्य 4 साधन हैं: जमीन, पूंजी, श्रम, नियोजक। राष्ट्र के कुल वार्षिक उत्पादन का आधार इन चारों पर है। उत्पादन की प्रक्रिया में 4 साधन का महत्व समान है। बंटवारे में न्यायपूर्ण उत्पादन के चारों साधन द्वारा उत्पादन की प्रक्रिया में किए गए योगदान के अनुरूप बावजूद मुआवजा प्राप्त होता है। मार्शल के मत अनुसार उत्पादन के मूल केवल 2 ही साधन है: प्रकृति और मानव। मार्शल ऐसा कहते हैं उत्पादन के 2 ही साधन, प्रकृति और मानव। बराबर। प्रकृति यानी जो हमें जमीन देते हैं, मानव जो श्रम करता है। बराबर। तो इन दोनों को उसने महत्व दिया है। पर हमारे लिए आर्थिक जीवन में, आज के समय में, आधुनिक समय में चारों साधन महत्वपूर्ण है। उत्पादन के साधनों का परिचय, जिसमें सबसे पहले भूमि या जमीन। बराबर। व्यवहार, सामान्य व्यवहार में जमीन अर्थात पृथ्वी की ऊपरी सतह पर मानव का निवास करता है वह। किंतु अर्थशास्त्र में जमीन का विस्तृत अर्थ दिया है। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार मनुष्य के उत्पादन के मददरूप होने वाले प्राकृतिक परिबल अर्थात हवा, पानी, सूर्य प्रकाश, जलवायु का समूह अर्थात जमीन। उत्पादन में मददरूप खनिज, खान, पहाड़, नदी, गर्मी तमाम जमीन कहा जाता है। जमीन के महत्वपूर्ण लक्षण निम्न अनुसार है। जमीन ये प्राकृतिक उपहार है, प्रकृति ने हमें दिया। लक्षण में पहला, जमीन प्राकृतिक उपहार है। दूसरा, भूमि केवल पूर्ति स्थिर है। जमीन की कुल पूर्ति यानी पूरी विश्व पर जितनी जमीन है उतनी ही जमीन है। कोई जमीन नई बना नहीं सकता या जमीन में कमी भी नहीं कर सकता। नई जमीन का निर्माण करना वो हमारे वश में नहीं है, वो कुदरत ही कर सकती है, नए ग्रह के रूप में। ओके। उसके बाद भूमि भौगोलिक रूप से अगतिशील है। भौगोलिक रूप से अगतिशील का मतलब क्या होता है कि समझो गांव में मेरे पास 5 बीघा जमीन है तो मैं उसको उठाकर मेरे घर के बाजू में या सिटी के बाजू में नहीं रख सकता कि भाई चलो वो जमीन उठा के यहाँ रख देता हूँ और यहाँ पे मैं बड़ा शॉपिंग मॉल करवाऊंगा या बड़ी स्कूल बनवाऊंगा, बड़ी बिल्डिंग बनवाऊंगा। तो जमीन को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले आ जा सकता है, इसलिए वो उसकी भौतिक गतिशीलता नहीं है। बराबर। भूमि की उर्वरक शक्ति अलग अलग होती है। उर्वरक शक्ति यानी फलद्रुपता। पंजाब है, हरियाणा है, वहाँ की जमीन उपजाऊ है क्योंकि पंजाब और हरियाणा में चारों तरफ से नदियाँ बहती हैं और नदियों के काप से वो जमीन बहुत उपजाऊ है। गुजरात की जमीन भी बहुत उपजाऊ, गुजरात में भी ज़्यादा नदी की। पर ऐसा देखे जाए तो ऐसे भारत के कुछ और भी प्रदेश है जो बीहड़ इलाके, पहाड़ी इलाके, जहाँ पे कोई नदियाँ या झरने ऐसा कुछ नहीं है। रेगिस्तान, राजस्थान की बात कर लो तो राजस्थान में नदियाँ बहुत कम है, रेगिस्तान अधिक है, तो वहाँ की ज़मीन उपजाऊ नहीं है, उसकी भूमि उर्वरक नहीं है। तो ज़मीन कहीं कहीं पे अलग अलग स्वरूप की होती है। भूमि से मिलने वाले मुआवजे को किराया कहते हैं। तो ज़मीन को जो आय के रूप में मिलता है वो मुआवजा है। ज़मीन को आय के स्वरूप में किराया मिलता है, श्रम को आय के स्वरूप में मुआवजे के रूप में वेतन या पगार मिलता है, पूंजी को आय के स्वरूप में या मुआवजे के स्वरूप में ब्याज मिलता है। यानी भूमि के लिए किराया, श्रम के लिए वेतन और पूंजी के लिए ब्याज। जबकि आखिरी नियोजक या मालिक, उसको मिलता है लाभ या हानि। अब हम दूसरा देखेंगे श्रम। पर अन्य व्यक्ति की निगरानी के अधीन आर्थिक बदले की भावना से किया जाने वाला शारीरिक या मानसिक कार्य को श्रम कहते हैं। श्रम करने वाले को श्रमिक कहते हैं। बदले की अपेक्षा से और किसी और व्यक्ति की निगरानी में जो शारीरिक या मानसिक काम किया जाए जिसके बदले में हमें पैसे मिले तो उसे श्रम कहते हैं और श्रम करने वाले व्यक्ति को श्रमिक कहते हैं। ज़्यादातर अर्थशास्त्री मानते हैं कि उत्पादन के केवल मूलभूत 2 ही साधन हैं: प्राकृतिक परिबल भूमि और मानव परिबल अर्थात श्रम। तो श्रम के भी कुछ लक्षण हैं। तो श्रम के लक्षण को हम देखते हैं। श्रम और श्रमिक अविभाज्य है, यानी श्रम करने वाला व्यक्ति और श्रमिक और श्रम ये दोनों अविभाज्य, उसको अलग नहीं कर सकते।
कोई व्यक्ति बीमार है तो वो काम पे नहीं जाएगा, तो उसके द्वारा जो श्रम किया जाने वाला है वो भी काम पे। कोई कंपनी वाला ऐसा नहीं बोल सकते भाई आप बीमार हो तो आप घर पे रहो, आपके श्रम को बेच दो, मैं उससे काम करवा लूँगा। भाई व्यक्ति घर पे रहेगा तो उसका श्रम भी घर पे ही रहेगा, यानी ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसको अलग नहीं कर सकते, यानी अविभाज्य है। दूसरा, श्रम नाशवंत है। नाशवंत, समय के साथ आपकी शक्तियों का नाश हो जाता है। जैसे कि समझो कि भाई आज रात को मैं खाना खा लेता हूँ जल्दी 8-9 बजे, तो खाना खाने के बाद मैं काम करके सो सकता हूँ। खाना खाने के बाद मैं टहलने जा सकता हूँ, 1-2 किलोमीटर टहल के आता हूँ, फिर आके सो जाता हूँ। या फिर मैं खाना खाया, घर पे टीवी देखा 1-2 घंटे और सो गया। तो ये तीनों ही परिस्थिति में जब मैं सुबह उठूँगा तो मेरा पेट खाली ही हो जाएगा। यानी काम करने का जो मैंने श्रम किया वो दूसरी प्रवृत्ति करने के बाद भी वो बचेगा नहीं। अगर मैं शांति से घर में लेटे लेटे टीवी देख रहा हूँ तो मैंने तो कोई काम नहीं किया, तो भी मेरे शरीर में से श्रम का नाश हो जाएगा, यानी मेरी शक्तियाँ अपने आप चली जाएगी। जो काम करने की ताकत है, क्षमता है, वो थोड़ी कम हो जाएगी। सुबह उठेंगे भूख लग जाएगी, तो बेटर है कि हम काम करके ही सोए, या पूरे दिन काम करने के बाद रात को भोजन करके सोए, बराबर। तो ये सब चीज़ें ऐसी है कि श्रम नाशवंत है। अगर मैं आज 1 दिन काम ना करूं, 2 दिन काम ना करूं, 3 दिन काम ना करूं, 4 दिन काम ना करूं, ये 4 दिन अगर काम ना भी करूं तो ये 4 दिन का मेरा जो श्रम है, मेरी शक्ति है, वो सब मिलाकर मैं 1 दिन में सब काम नहीं कर पाऊंगा। ये 4 दिन मैंने काम नहीं किया तो 4 दिन की जो मेरी शक्ति है, यह श्रम है, वो अपने आप उसका नाश हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि रोज कमाओ रोज खाओ या रोज मेहनत करो। जीवन का दूसरा नाम ही मेहनत है। सभी चीज़ किसी को भी बैठे बिठाए नहीं मिल जाती है। परिश्रम करने के बाद आपको जो प्राप्त होता है उससे आपको संतुष्टि अधिक होती है, बराबर। विद्यार्थी मित्रों, अभी लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन की स्थिति में सरकार के आदेश अनुसार हम और आप दोनों ऑनलाइन या वीडियो से पढ़ाई कर रहे हैं। तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। आधी अधूरी पढ़ाई आपके जीवन में कोई काम में नहीं आएगी। तो पढ़ने के लिए योग्य ध्यान दें। ये वीडियो को ध्यान से पढ़े, समझे, आगे बढ़े, बराबर। कोई भी दिक्कत है, प्रॉब्लम है तो फ़ोन करके पूछ लो सर को कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया, सर मुझे वो समझ में नहीं आया, तो हम बता देंगे ये चीज़, ओके। उसके बाद आता है उसमें सामाजिक मानसिक कारण श्रम की गतिशीलता पे असर होती है। सामाजिक और मानसिक कारण से श्रम के ऊपर असर हो सकती है। सामाजिक, आपके घर में लगातार झगड़े हो रहे हो, कोई आपको उकसा रहता है या आपके घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है, तो इसे सामाजिक परिवर्तन कहते हैं या सामाजिक प्रॉब्लम कहते हैं। इसके कारण आप अच्छी तरह से अपनी जॉब पर जाके काम नहीं कर सकते। इसके अलावा भी मानसिक दबाव होता है। शारीरिक, समझोगे आपको मानसिक या शारीरिक है कुछ कि भाई आज तबीयत ठीक नहीं है, बुखार है, सर्दी जुकाम हो गया है, तो आप जब कंपनी में जाएंगे, जॉब करने जाएंगे तो आपका ध्यान कम लगेगा या आपकी उत्पादन क्षमता कम हो जाएगी, समझे। तो उसके बाद हम देखेंगे प्रत्येक श्रम की कार्यक्षमता अलग अलग होती है। प्रत्येक श्रमिक की कार्यक्षमता, हर एक व्यक्ति की स्पीड अलग अलग होती है काम करने की। श्रम की पूर्ति का आधार जनसंख्या पर है। भारत एक बहुत बड़ा देश है और उसकी वस्ती भी अधिक है, तो हमारे पास मानव श्रम बहुत अधिक है, पर सरकार के पास ऐसी कोई योजनाएं नहीं है जिससे इन मानव श्रम का अच्छी तरह से उपयोग करके देश की तरक्की की जाए, बराबर। तो मानव श्रम ही श्रम में वृद्धि कर सकता है। श्रम को चुकाए जाने मुआवजा को वेतन कहा जाता है। श्रम को क्या मिलता है? वेतन। उसके बाद हम देखेंगे पूंजी। पूंजी क्या होती है? आधुनिक उत्पादन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण साधन पूंजी है। श्रम और भूमि को प्राकृतिक सर्जन है, जबकि पूंजी उत्पादन का मानव सर्जित साधन है। पूंजी अर्थात ऐसी भौतिक वस्तु जो उत्पादन में मदद रूप करती है। पूंजी उत्पादन का उत्पादित साधन माना जाता है, क्योंकि पूंजी ऐसे भौतिक वस्तु है जिसका उपयोग उत्पादन होता है, फिर वो उत्पादन में मदद भी करती है। उदाहरण के रूप में ट्रैक्टर का उत्पादन हुआ, इसके बाद वह कृषि के उत्पादन में मदद रूप करता है। पूंजी और संपत्ति के बीच भी अंतर है, क्योंकि संपत्ति भौतिक है, किंतु संपत्ति का उत्पादन प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकती, बराबर। और पूंजी वो अलग चीज़ है। पूंजी के लक्षण, उत्पादन का मानव सर्जित साधन है। पूंजी यानी पैसे जिसने मानव ने बनाया है, उत्पादन के सबसे अधिक गतिशील है। पूंजी को आप एक दूसरे से जगह, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ
यहाँ से गांव, वहाँ से शहर, शहर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय, मतलब एक देश से दूसरे देश में गिनती की मिनटों में ट्रांसफर कर सकते हैं। उसकी गतिशीलता अधिक है। पूंजी से मिलने वाले मुआवजे को ब्याज कहते हैं। अब आता है नियोजन। ये महत्वपूर्ण है चीज, बराबर। एक नियोजक, मालिक, भूमि, श्रम, पूंजी, ये आगे के 3 उत्पादन को, साधन को इकट्ठा करता है अपनी क्षमता से, अपनी ताकत से, और इन सभी को इकट्ठा करके वो काम शुरू करता है, चीज वस्तु का उत्पादन करता है। तो वह होता है मालिक या नियोजक, जिसका काम है संचालन करना और धंधा को सुचारू रूप से चलाना। अब आप देख सकते हैं कि ये जो नियोजक है उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि भाई भूमि, जमीन, उसने कहीं पे ऑफिस या मकान किराए से लिया है, बराबर, जमीन भाड़े पे ली है, तो उसको वो निश्चित रूप से भाड़ा देगा, यानी जमीन को भाड़ा यानी किराया मिल जाएगा, निश्चित मुआवजा मिल गया। वो किसी व्यक्ति को बुलाएगा काम करने के लिए, कर्मचारी को, तो कर्मचारी को भी हर महीने पगार, वेतन या सैलरी देगा। तो श्रम को भी निश्चित मुआवजा, वेतन या पगार मिल गया। किसने दिया? नियोजक ने दिया। उसके बाद आता है पूंजी। पूंजी यानी नियोजक को धंधा शुरू करने के लिए अगर पैसे कम पड़ रहे हैं तो बैंक से लोन लेगा, किसी निजी व्यक्ति से ब्याज पर पैसे लाएगा, बराबर, और ये पैसे लाकर वो अपने साहसिक वृत्ति से धंधे को शुरू करेगा, बराबर। तो ये पूंजी के रूप में माना जाएगा, बराबर। तो ये पूंजी को जहाँ से वो पैसे लाया है या किसी ब्याज पर कहीं से पैसे लाया है, तो वो उसको भी निश्चित रूप से ब्याज चुकाएगा और समय पे उसके पैसे भी वापस करेगा। तो पूंजी को भी निश्चित मुआवजा दिया जाता है। यानी नियोजक ये तीनों को इकट्ठा करता है और तीनों को निश्चित मुआवजा देता है। भूमि को भाड़ा यानी किराया, श्रम को वेतन पगार, पूंजी को ब्याज भी देता है। लेकिन नियोजक यानी मालिक का जो मुआवजा है ना, वर्तर, वो अनिश्चित है। उसको लाभ भी हो सकता है व्यवसाय में, हानि भी हो सकती है। यानी इन तीनों को संभालने वाला व्यक्ति या नियोजक वो खुद ही अनिश्चितता के ऊपर टिका होता है। जैसे कि मैं एक शिक्षक हूँ, मैं टीचर हूँ, तो मैं ऑफिस या कोई क्लासेस खरीदता हूँ, यानी जमीन या भूमि या स्थान की व्यवस्था मैंने की। उसके बाद वहाँ पे मैं पढ़ाने के लिए और भी टीचर बुलाता हूँ मेरे अलावा। तो ये हुआ श्रम, जो टीचर लोग आके काम करेंगे उनको मैं पगार या वेतन दूंगा। जो जमीन ऑफिस मैंने किराए पे लिए, मैं उसको भाड़ा भी दूंगा। पूंजी, ये ऑफिस या किराए का जो भी चीज़ है वो चलाने के लिए, वेतन देने के लिए, या क्लास के अंदर बेंचेस, बोर्ड्स वगैरह सब भौतिक वस्तुओं को स्थापित करने के लिए मैं कहीं से बैंक में से लोन लिया हूँ तो मैं उसको भी ब्याज दूंगा, बराबर। तो ये तीनों की व्यवस्था मैंने की है, पर नियोजक एज ए संचालक के रूप में या मालिक के रूप में मुझे कितना लाभ होगा या कितना हानि होगा वो निश्चित नहीं है। कोई भी व्यवसाय है या कोई भी बिजनेस है, धंधा है, वो अपनी काबिलियत और बलबूते के ऊपर आगे बढ़ता है। यानी उसके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए, उसके पास वो अनुभव होना चाहिए कि नहीं, इसी चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ, और मैनेज करने के बाद वो आगे बढ़ सकता है। कि विद्यार्थी मित्रों, आप देख सकते हो कि आज अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो सबसे अधिक खराब स्थिति किसी व्यवसाय की है तो वो टीचर का व्यवसाय। अगर टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है या खुद ट्यूशन क्लासेस में पढ़ा रहा है तो उनको पिछले 4 या 5-6 महीनों से सरकार की ओर से कोई मुआवजा नहीं मिला है, और ऊपर से सरकार पेरेंट्स को ऐसा समझाती है कि आप स्कूल में फीस नहीं भरो, ट्यूशन में फीस नहीं भरो, बराबर। तो ये जो शिक्षक गण है या देश को आगे बढ़ाने वाला एक शिक्षित वर्ग है, अगर वो बच्चों को पढ़ा रहा है, काम कर रहा है ऑनलाइन या फिजिकली, हमने तो नहीं बोला है ऑनलाइन पढ़ाओ, सरकार की कोई कामगिरी चल नहीं रही है ठीक से, इसलिए बाकी अन्य व्यवसाय अगर खुल सकते हैं, शाम को बाजार लग सकते हैं, सब्जी मंडी लग सकती है, सभी व्यवसाय चालू हो सकते हैं, तो शिक्षा भी 5 या 7 बच्चों के साथ पढ़ाई शुरू कर सकता है। स्कूल ये बहुत बड़ा इकाई है, उसके लिए निश्चित गाइडलाइन बनानी जरूरी है। अगर 50 बच्चे हैं तो 25 बच्चे आज आए, 25 बच्चे कल आए, एक बेंचेस में एक बच्चा ऐसे बिठाए, पर बच्चे का भविष्य नहीं बिगड़ देना चाहिए, बराबर। तो ये सरकार को भी देखना चाहिए। इसके लिए पेरेंट्स और टीचर दोनों को आगे आना पड़ेगा। पर पेरेंट्स को एक रिक्वेस्ट है, अगर आप अपना बच्चा कहीं पे भी ऑनलाइन स्कूल में यहाँ पे कहीं पे भी पढ़ा रहे हो, बराबर, तो आप उसके लिए थोड़ा सा भी मुआवजा दीजिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि पूरी फीस भर दीजिए साल की, पर थोड़ा थोड़ा अगर भी वो पैसा देंगे
तो उससे उसका जीवन व्यवहार चल सकता है। वे शिक्षक के घर पे दूध, पानी, सब्जी, ये कोई चीज़ मुफ्त में नहीं आती है, सब पैसे से आता है। पैसे के बिना कोई नहीं चलता है, बराबर। तो ये पैसे के लिए ही हमें जीवन में ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, बराबर। यहाँ तक कि बिजली का बिल है, यहाँ तक कि घर का किराया है, ऑफिस या दुकान का किराया है, वो तो हमें मालिक को निश्चित रूप से देना ही पड़ेगा, बराबर। लेकिन अगर पेरेंट्स हमें थोड़े थोड़े भी पैसे देते हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं, हम जीवन के लिए सर्वाइव कर सकते हैं। वरना हमारे भी तो बाल बच्चे हैं, बराबर, उनको भी खिलाना है, पिलाना है, बराबर, उनको भी आगे बढ़ाना है, तो हम कहाँ जाएंगे। सरकार ने हमारे लिए कोई आर्थिक पैकेज जाहिर नहीं किया है कि भाई चलो टीचर लोग जितने भी है, स्कूल में हो या प्राइवेट हो, जिसके पास गुमास्ता या कोई MSME कोई सर्टिफिकेट है जो व्यवसाय कर रहा है, बराबर, ऐसे टीचर को हम लोग ऐसा आर्थिक पैकेज दे रहे हैं। पिछले 6 महीने से उनका काम बंद है। काम कहने के लिए शुरू है ऑनलाइन, हम पढ़ाते तो है, पर पेरेंट्स पैसे देने के लिए हिचकिचाहट अनुभव करते हैं कि भाई स्कूल चालू होंगी, इस साल पढ़ाई होंगी नहीं होंगी, पैसे अभी हमारे पास नहीं है, हमारा काम धंधा नहीं चल रहा है, बराबर। तो ये स्थिति सबकी है। कम से कम आपको तो अनलॉक 1, अनलॉक 2, अनलॉक 3 मिल चुका है, बराबर। 2.5-3 महीने हो चुके हैं कि आपको ये सब चीज़ें मिल गई है, बराबर। आज अभी देखो कि 7वीं 8वीं आने वाली है, बराबर। आज कुछ 11 तारीख या 12 तारीख हुई है, बराबर। अभी तक सरकार का कोई निश्चित बयान कि ऑथेंटिक बयान जो परिपत्र के रूप में बाहर निकल रहा है, ऐसा सरकार ने नहीं बोला कि ये तारीख को फिक्स ट्यूशन क्लासेस चालू हो जाएंगे, बराबर। ऐसा बातें बोली जाती है। पहले बोला था 8वें महीने की 1 तारीख, बाद में बोला 15 तारीख, अभी बोल रहे सितंबर की 1 तारीख। तो कब होगा ये सब, बराबर। हम भी तो आदमी हैं, हमको भी जीना है। तो हम ऐसा कोई रातों रात कोई काम नहीं खोल सकते नया, या ये काम बंद करके दूसरा कोई काम नहीं कर सकते। तो हमारी परिस्थिति का भी ध्यान पेरेंट्स को रखना चाहिए और पेरेंट्स को भी हमें मदद करनी चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल आपके बच्चे को पढ़ाने के लिए हम ही लास्ट तक, बोर्ड की एग्जाम तक मेहनत हम ही करते हैं, बराबर। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। एक नियोजक के रूप में हमारा लाभ या हानि कोई निश्चित बात नहीं है हमारे लिए। उसके बाद आते हैं व्यापार चक्र। तो व्यापार चक्र यानी आप समझ सकते हो तेजी या मंदी के प्रवाह, बराबर। व्यापार चक्रों को समझने के लिए 4 सोपान दिए गए हैं, जिसमें व्यापार चक्र को समझने के लिए उसकी परिस्थितियां समझनी जरूरी है। मानव जीवन में अर्थतंत्र की चक्रीय परिवर्तन होते हैं। अर्थतंत्र में होने वाले असंतुलित उतार चढ़ाव के परिवर्तन मुख्य 4 स्वरूप से होते हैं, जिसमें पहला है आकस्मिक आर्थिक परिवर्तन। तो आप देख सकते हो कि अभी अभी कोरोना की वजह से सैनिटाइजर, मास्क, दवाइयाँ, मेडिकल, अस्पताल, डॉक्टर के पगार, नर्स के पगार, सैलरी, यंत्रिक श्रमदान, ये सभी चीजें रातों रात जिसकी मांग बढ़ चुकी है। भारत सरकार के पास वेंटिलेटर कम है, गुजरात सरकार के पास वेंटिलेटर कम है, अस्पताल की सुविधाएं कम है, डॉक्टर की सुविधा कम है, तो इन चीज़ों की कीमत के दाम बढ़ गए। आज कोरोना का पेशेंट अगर भूल से कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में चला जाए तो कम से कम 5 या 7 लाख में उसका बिल बन सकता है, जो हो सकता है कि उसकी 5-6 सालों की इकट्ठी की हुई पूंजी हो सकती है, उसकी बचत हो सकती है, जो उसने बच्चों की पढ़ाई के लिए या बच्चों को आगे पढ़ाने के लिए, बच्चे के शादी ब्याह के लिए रखे हो। सरकार को ये चीज़ समझनी चाहिए कि ये सभी सुविधाएं सरकार के अंतर्गत आनी चाहिए। ये आता है मौसमी आर्थिक परिवर्तन। मौसम के साथ बदलती है ऐसे परिवर्तन। जैसे आप देखोगे पटाखे आपको कब ज़्यादा देखने को मिलेंगे, दिवाली के समय पर। उसके बाद तुरंत ही जनवरी में आप देखो उत्तरायण आती है, पतंग जगाते हैं, तो पतंग फिरकी की बिक्री ज़्यादा कब होगी, तो जनवरी में होगी। तो ये सब मौसमी आर्थिक परिवर्तन है। मौसम के साथ इसमें उतार चढ़ाव, तेजी मंदी होती रहती है। उसके बाद आती है दीर्घकालीन आर्थिक परिवर्तन। दीर्घकालीन लंबे समय का आर्थिक परिवर्तन। मुझे याद है बच्चे, जब मैं 10वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहा था तो मैंने बोर्ड की परीक्षा में टाइपिंग लिया था, टाइपराइटर। अधिकतर बच्चों ने देखा भी नहीं होगा टाइप मशीन, बराबर। पर टाइप मशीन की हमने एग्जाम दी थी कि भाई टाइपिंग कैसे करते हैं। उस समय में सरकारी नौकरी के लिए या गवर्नमेंट नौकरी के लिए टाइप राइटिंग आना बहुत ज़रूरी था। पर मैंने 10वीं की परीक्षा दी, उसके तुरंत 1 साल में नई टेक्नोलॉजी आई जिसे हम कंप्यूटर कहते हैं, मॉनिटर, CPU, माउस, कीबोर्ड वगैरह सब। और यह टाइप राइटर से अधिक गुना यानी 1000 गुना अधिक एडवांस था और 1000 गुना अधिक काम कर सकता था। तो टाइप राइटर जानने वाले लोगों को 2 ही काम होते हैं, एक दुकान बंद किया, घर चले जाओ, या नई टेक्नोलॉजी को समझो
अगर जिसको टाइपिंग आता है तो उसको कंप्यूटर सीखने में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो ये जो कंप्यूटर वाली टेक्नोलॉजी वो दीर्घकालीन आर्थिक परिवर्तन है। कंप्यूटर वाली टेक्नोलॉजी अभी उसमें और भी सुधार हो रहे हैं, ये बहुत लंबे सालों तक चलेगी, 100 साल 200 साल ये टेक्नोलॉजी चल सकती है। तो इसे हम कहेंगे दीर्घकालीन आर्थिक परिवर्तन। ये हमारे जीवन की ज़रूरत हो गई है। मोबाइल में भी अभी तक कंप्यूटर आ गया है। पहले आते थे बड़े पीसी, एक बहुत बड़े घर जितना कंप्यूटर आता था, इसके ऊपर 3-4 लोग बैठकर काम करते थे। आज भी देखो मिसाइल उड़ानी है किसी देश को तो बहुत सारे लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं, यानी एक मेगा कंप्यूटर होना चाहिए। उसके बाद आया धीरे धीरे टेबल टॉप यानी पीसी कंप्यूटर, जो सीपीयू मॉनिटर माउस वगैरह। उसके बाद आया लैपटॉप, कंप्यूटर का छोटा वर्जन, और उससे भी छोटा वर्जन आ गया है पाम टॉप, जिसे हम लोग मोबाइल के रूप में जानते हैं। ये एक पाम टॉप है। तो ये टेक्नोलॉजी का उत्तरोत्तर विकास हो रहा है और ये टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ रही है, बराबर, और ये बहुत लंबे साल तक चलेगी, दीर्घकालीन आर्थिक परिवर्तन। उसके बाद आता है चक्रीय परिवर्तन। चक्रीय यानी समय के साथ उसमें उतार चढ़ाव होते रहते हैं। तो चक्रीय परिवर्तन में एक ही समय अवधि के दौरान ऊर्ध्वगामी आर्थिक रुझान सर्जन चक्रीय आर्थिक परिवर्तन, ऐसे परिवर्तन निश्चित होने के बावजूद भी यह पहचाने जा सकते हैं। इसके व्यापार चक्रीय परिवर्तन के रूप में जाने जाते हैं। अलग अलग अर्थशास्त्र व्यापार चक्र की परिभाषा अलग अलग दी है। व्यापार चक्र की परिभाषा हेबलर के मत अनुसार अर्थतंत्र में बारी बारी से आने वाले इच्छनीय और अनिच्छनीय परिवर्तन अर्थात व्यापार चक्र, वेबलर। और हेट्रो ने भी परिभाषा दी है। हेट्रो के मत अनुसार इच्छनीय और अनिच्छनीय सोपान जो बारी बारी से आते हैं उन्हें व्यापार चक्र कहा जाता है। व्यापार चक्र की व्याख्या के आधार पर नीचे दिए गए महत्वपूर्ण लक्षण का परिचय कीजिए। अर्थतंत्र में आर्थिक उतार चढ़ाव होते रहते हैं। दूसरा, अर्थतंत्र में इच्छनीय एवं अनिच्छनीय ऐसे 2 व्यापारी सोपान देखने को मिलते हैं। तीसरा, मूलभूत रूप से अर्थतंत्र में उपभोग के परिणाम स्वरूप उत्पन्न मांग में परिवर्तन होता है। चौथा, व्यापार चक्र उतार चढ़ाव समान समयांतर पर होता रहता है। व्यापार चक्र के सोपान, सबसे पहले तेजी होती है, तेजी, बराबर। व्यापार चक्र के इस सोपान में व्यापारी प्रवृत्ति समुच्चय कक्षा पर होती है। यहाँ मांग और उपभोग के ऊंचे दर के कारण अर्थतंत्र में लाभ की स्थिति उपस्थित होती है। इसके लिए पूंजी निवेश और रोजगार का ऊंचा दर देखने को मिलता है। गिरावट, मंदी के बाद आती है कमी, ओट, थोड़ी कमी आती है। लाभ की अपेक्षा से पूंजी निवेश बढ़ जाता है। साधनों की मांग बढ़ने से उसकी कीमत भी बढ़ने लगती है, जिससे उत्पादन खर्च में बढ़ोतरी होने से लाभ घटता है। दूसरी ओर लोग का उपभोग घटने के दर पर बढ़ते अर्थतंत्र में कमजोरी देखने को मिलती है। मांग की कमी होती है, उपभोग की भी कमी होती है और नए पूंजी निवेश के लिए कोई आकर्षण नहीं रहते। उसके बाद आता है मंदी, गिरावट। ये लॉकडाउन के कारण भारत देश की अभी गिरावट आ गई है और ऐसा अभी 6 महीने और चलेगा तो मंदी का माहौल भी चल जाएगा। अभी मैंने 2-3 दिनों में न्यूज़ में देखा था कि बेंगलोर में कुछ 500 से 1500 कंपनियां बंद हो गई है, 700 से 800 होटल्स बंद हो गए, जिसमें से 300 से 500 होटल तो बेचने के लिए भी तैयार हो गए कि भाई होटल का व्यवसाय बेच देना है। तो आप कह सकते हैं इसको मंदी की शुरुआत हो रही है। अगर भारत सरकार इसमें ध्यान नहीं रखेगी या गुजरात सरकार इसमें ध्यान नहीं देगी तो आगे बढ़कर सुधार करने में बहुत परेशानी हो सकती है। सुधार क्या है? परिस्थिति को संभालना या उसको फिर से तेजी की ओर आगे धकेलना। मंदी मांग में कमी की पूर्ति बढ़ोतरी पैदा करती है। कमी घटने के स्थान रुझान भी लाभ घटता है और लाभ घटने से पूंजी निवेश और रोजगार में कमी होने लगती है। परिणाम स्वरूप अधिक भाव घटने की उम्मीद से मांग में होने वाले परिवर्तन रुक जाते हैं, जिससे मंदी की स्थिति कहा जाता है। यहाँ लोगों आपके पास खरीद शक्ति होने के बावजूद खरीदी नहीं करते और मांग का अभाव पूंजी निवेश और रोजगार के अवसर में भी निराशाजनक स्थिति का निर्माण करते हैं। उसके बाद लास्ट में आता है सुधार। अर्थतंत्र के व्यापक निराशा में आपको खरीदी की ओर से रुझान नए वातावरण का सर्जन करता है। मांग में बढ़ने से लाभ की उम्मीद पैदा होती है। बेरोजगार साधन को काम में लगाने से उनकी आय में बढ़ोतरी होती है। आय में होने वाली बढ़ोतरी खर्च में बढ़ोतरी करता है और खर्च मांग को असरकारक बनाकर लाभ की परिस्थिति का निर्माण करता है और अर्थतंत्र में सुधार की स्थिति को गति मिलती है।
इस प्रकार अर्थतंत्र में आने वाले चक्रीय परिवर्तन व्यापार चक्र है। हम याद रखना चाहिए कि परिवर्तन मांग पूर्ति पर आधारित बाजार व्यवस्था में अधिक प्रभावशाली है। तो यहाँ पर हमारा पूरा पाठ समाप्त होता है। पाठ के प्रश्न या स्वाध्याय क्या लिखने हैं वो भी मैं आपको ठीक करवा देता हूँ। तो जैसे पहला प्रश्न विकल्प पूरा करना है, हमें सभी विकल्प करने हैं। प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2 में आईएमपी में तीसरा छठा प्रश्न 9वां, दूसरे में तीसरा छठा 9वां, प्रश्न नंबर 3 में तीसरा चौथा 8वां, फिर प्रश्न नंबर 4 में तो पहला चौथा, प्रश्न नंबर 5 में पहला तीसरा। ये सभी प्रश्न आपको स्वाध्याय में होमवर्क में लिखने हैं। अस्तु।